क्लास 9 चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये। फूड सिक्योरिटी क्या होती है। अब इस चैप्टर में पढ़ना व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी है क्या, व्हाई फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, हु आर फूड इनसिक्योर, किन लोगों को फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, कौन लोग हैं जिन्हें फूड सिक्योरिटी चाहिए, इंडिया में फूड सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है, ये पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। बफर स्टॉक क्या होता है, जो एडिशनल फूड फ्यूचर के लिए बचाया था उसको बफर स्टॉक कहते हैं। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है लाइक राशनिंग वगैरह, मतलब कम रेट में गरीबों को फूड प्रोवाइड कराना, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बारे में पढ़ना है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का करंट स्टेटस इंडिया के अंदर क्या है वो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। और कोऑपरेटिव्स का फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर क्लियर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी है क्या। Food security refers to availability, accessibility and affordability of food to all people at all times. Food security का मतलब है availability, पहले तो बात फूड अवेलेबल होना चाहिए। accessibility मतलब आसानी से उसको एक्सेस कर सके, आसानी से उसको प्राप्त किया जा सके। मतलब अवेलेबल है लेकिन उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब फूड सिक्योरिटी का मतलब है, फूड सिक्योरिटी का मतलब है तो फूड अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए और तीसरा अफोर्डेबल होना चाहिए कि उसको हम अफोर्ड भी कर सकते हैं ऑल टाइम्स। दैट इज फूड सिक्योरिटी। एक व्यक्ति है उसको ये होना चाहिए उसके पास फूड अवेलेबल भी है, उसको एक्सेस भी कर सकता है, उसको अफोर्ड भी कर सकता है हर टाइम के लिए, तो वो फूड सिक्योर है, वो पर्सन जो है वो फूड सिक्योर है। फॉर फूड सिक्योरिटी लार्जली डिपेंड ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड एक्शन टू प्रोवाइड फूड टू द पुअर। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के ऊपर, और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है वो पुअर लोगों को, गरीब लोगों को वो फूड किस प्रकार से प्रोवाइड कराती है, तो इसके ऊपर डिपेंड करती है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग 3 डायमेंशन। फूड सिक्योरिटी की 3 डायमेंशंस है। 3 डायमेंशन कौन कौन सी है जो भी बताई, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दूसरा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और तीसरा अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। 3 चीजें होना जरूरी है तभी वो फूड सिक्योरिटी बन सकती है। पहला अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए और तीसरा अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो ये 3 डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी। अब तीनों का मीनिंग बताया। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड मतलब क्या है, इट मीन फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज। मतलब कितना फूड प्रोड्यूस किया गया है, कितना इंपोर्ट किया गया है और कितना बचाया हुआ है, वो सारा फूड जो होता है वो फूड अवेलेबिलिटी है गवर्नमेंट की जो उनके स्टोर्स के अंदर है, दैट इज फूड अवेलेबिलिटी। दूसरा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, इट मीन फूड इन विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, उस फूड को हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, इट मीन दैट द इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वन डाइटरी नीड, मतलब अपनी डाइटरी जितनी डाइट चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स वो फूड वो अफोर्ड कर सकता है उस प्राइस पर, उसी प्राइस पर मिलना चाहिए जिस प्राइस पर वो अफोर्ड कर सकता है, दैट इज अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो फूड सिक्योरिटी में 3 डायमेंशंस हो गए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है। The above dimension conclude that food security is ensured in the country only। अब ये डायमेंशन बताती है कि फूड सिक्योरिटी किसी भी कंट्री में तभी हो सकती है जब फर्स्ट इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, हर पर्सन के लिए इनफ फूड अवेलेबल है। दूसरा, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, जिस क्वालिटी का फूड चाहिए वो खरीदने के लिए मतलब खरीद सकता है, खरीदने के लिए कैपेबल है। और देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, और कोई रुकावट नहीं है उस फूड को प्राप्त करने में उसे। ठीक है। अब इंसान रह रहा है इस एरिया में, उसको फूड मिल रहा है 50 किलोमीटर दूर, तो जा नहीं सकता। अगर वो 50 किलोमीटर दूर, तो उस फूड की कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, क्योंकि फूड खरीद ही जाए, उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसके एक्सेस में नहीं है वो चीज। The 1995 World Food Summit declared that food security at the individual, household, regional, national and global level exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary need and food preference for an active and healthy life। तो अगर 1995 का वर्ल्ड फूड समिट के अनुसार देखें फूड सिक्योरिटी है क्या, उन्होंने डिक्लेयर किया फूड सिक्योरिटी है हर इंडिविजुअल लेवल पर, हाउस होल्ड, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल, हर लेवल पर हर व्यक्ति फूड एक्सेस कर सकता है
अपनी न्यूट्रिशन के हिसाब से, तो वो फूड सिक्योरिटी है अपनी हेल्दी लाइफ के हिसाब से. The declaration further recognized that poverty eradication is essential to improve access to food. अगर poverty खत्म करनी है तो लोगों तक फूड पहुंचाना बहुत जरूरी है. अगर फूड हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा दिया तो poverty अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उनके अंदर काम करने की एनर्जी आएगी. वो काम करेंगे तो उनकी poverty अपने आप खत्म होगी, उनको बीमारियां भी कम होंगी. तो फूड सिक्योरिटी से हम poverty की समस्या को भी कम कर सकते हैं. अब वाई फूड सिक्योरिटी, ये तो हो गया फूड सिक्योरिटी होती क्या है, क्यों चाहिए. फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू एंश्योर फूड एट ऑल टाइम एंड आल्सो टू एंश्योर दैट नो पर्सन इन द कंट्री डाई ऑफ अ हंगर. ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि किसी भी देश में इतना फूड अवेलेबल होना चाहिए हर समय कि कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे. ठीक है. इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी ऑन फूड सिक्योरिटी. अब नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, इनका फूड सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है. Generally, the poor section of the society face the problem of food security. However, person above the poverty line might also face the problem of food security when the country faces the national disasters calamities like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crop causing famine. मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे, पॉवर्टी लाइन से नीचे, उन्हें तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है. उन लोगों को भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है. कब? जब नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं लाइक बाढ़, भूकंप और भूखमरी. तब तो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वहाँ फेमाइन, फेमाइन मतलब भूखमरी, भूखमरी हो जाती है. ठीक है. तो इन केसेस के अंदर वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से अबव है उन्हें भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. If such calamity happen in very widespread area or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation. Starvation मतलब भूखमरी होता है. Starvation का मतलब भी क्या होता है? भूखमरी. ठीक है. जब नेचुरल कैलेमिटीज बहुत बड़े एरिया के अंदर होती है और बहुत लंबे समय तक रहती है तो लोगों को स्टारवेशन यानी कि भूखमरी का सामना करना पड़ता है. मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन. क्या होता है? किसका रूप ले लेती है? फेमाइन का. बड़ा, ये भूखमरी का एक बड़ा रूप हो जाता है, बड़े लेवल पे होता है. दस नेचुरल कैलेमिटी अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी एडवर्सली. और इससे क्या होता है? फूड सिक्योरिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. फूड सिक्योरिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है क्योंकि हमने लोगों तो खाना पहुंचा ही नहीं पा रहे. ठीक है. फिर फेमाइन एंड स्टारवेशन. फेमाइन और स्टारवेशन का सबसे पहले इसकी एग्जांपल दे रखी है इसके अंदर. फेमाइन इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स. It is generally caused by the use of impure water, decaying food, loss of body resistance due to weakening from starvation. Starvation तो नॉर्मली भूखमरी है, लेकिन फेमाइन का मतलब क्या होता है? महामारी. वो महामारी कब होती है? जब लोग भूख से मरते हैं, बीमारियां फैल जाती है, सड़ा हुआ फूड मिलता है, प्रॉपर पानी नहीं मिलता, तो लोगों के अंदर ऐसी बीमारी फैल जाती है कि वो अपने आप ही मरने लगते हैं. ये सबसे पहले आई थी बंगाल के अंदर. बहुत बुरी सिचुएशन थी. वो आई थी 1943 में बंगाल में. ठीक है. तो वो होता है, उसको हम एपिडेमिक्स का नाम देते हैं. जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में कुछ इतना नहीं किया जितना उस समय बंगाल में हुआ था. लोग मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था उन लोगों के पास, और जो लोग मर रहे थे उनकी बॉडियां सड़ रही थी, उससे और बीमारियां पैदा हो रही थी. इतनी बुरी सिचुएशन थी. दैट इज फेमाइन. ठीक है. द मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन इन इंडिया वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943. This famine killed 30 lakh people in the province of Bengal. बंगाल के अंदर कम से कम 30 lakhs people की डेथ हुई थी उस फेमाइन के अंदर. People who were affected the most in Bengal famine of 1943 were agricultural labor, fishermen, transport worker and other casual laborers. उसमें जो लोग मरे थे वो ज्यादातर किसान थे, जो मजदूरी करते थे, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग काम करते थे, जो मछलियां पकड़ते थे, वो लोग मरे थे सबसे ज्यादा उसके अंदर. They were affected due to the dramatically increasing price of rice. अब उनको किस अचानक से राइस के प्राइस, चावलों के दाम बढ़ गए थे जिसको अफोर्ड नहीं कर पाए और भूख से वो मरने लगे. Today famine like condition exist in many part of the country. आज भी famine जैसी कंडीशन बहुत सारे पार्ट के अंदर है, leading to starvation, death at times. Natural calamity and pandemic may also lead to food shortage. और जो natural calamity और pandemic होती है उससे food shortage भी होती है. जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल हुआ कोविड-19 का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन द फूड सिक्योरिटी. क्योंकि लोगों ने काम ही नहीं किया, लोग बाहर नहीं गए, खेती नहीं करी, काम नहीं किया, तो फूड की कमी तो होनी है. देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन द कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स
इंक्लूडिंग कैलेमिटीज एंड पेंडेमिक्स। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज आए चाहे पेंडेमिक आए, फूड फिर भी अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज फूड सिक्योरिटी। लेकिन कैलेमिटीज और पेंडेमिक के टाइम पे फूड सिक्योरिटी प्रॉपर चीज से नहीं हो पाती है। अब हु आर फूड इनसिक्योर पीपल? अब फूड इनसिक्योर पीपल होते क्यों? जो सबसे ज्यादा रिच है उनको तो फूड की कमी होती नहीं है। अभी भी पैंडेमिक आया था, कोविड-19 आया था, जो लेबर थे, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। उनके काम बंद हो गए 2-2 महीने, तो उनको खाने के लिए कहाँ से आएगा? वो तो डेली कमाते डेली खाते हैं, उनके पास कुछ तो सेविंग वगैरह इतनी होती नहीं है। तो हु आर द फूड इनसिक्योर पीपल? Food and nutrition insecurity has affected the large section in India. The most affected people in the rural area and landless agriculture laborers, traditional artisans and self-employed workers. अब फूड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी ज्यादातर किसको होती है? वो किसान जिनके पास जमीनें नहीं है, और वो आर्टिस्ट जो ट्रेडिशनली चल रहे हैं, क्योंकि उनका काम मशीनों ने खत्म कर दिया। आजकल हाथ के बने हुए कपड़े या हाथ के बने हुए डिजाइन कोई लेता नहीं है, ठीक है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना खुद का काम छोटा मोटा रोजगार करते हैं, वो लोग, वो फूड इनसिक्योर होते हैं इन रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर, इन अर्बन एरिया द फूड इनसिक्योर फैमिली आर दोज हु वर्किंग मेंबर आर जनरली एम्प्लॉयड इन द अंडरपेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर मार्केट। तब जिनको काम ज्यादा कराया था, पैसे कम मिलते हैं, वो अंडरपेड लेबर्स होते हैं। और कैजुअल लेबर्स वो होती है जिनको कभी कभी काम मिलता है, रोज काम नहीं मिलता, दैट इज कैजुअल लेबर्स। These workers are largely engaged in a seasonal activity, are very paid very low wages, उनको बहुत कम wages मिलती है और seasonal होती है, ठीक है। Food insecurity is also seen in the social composition of Indian society. For example, अब social composition में इसमें SCs आ गए, STs आ गए, OBCs आ गए, ये ज्यादा food insecure है क्योंकि ये लोअर कास्ट के लोग हैं जिनके पास काम भी नहीं होता, who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurities. अब एक और टाइप के लोग होते हैं माइग्रेंट्स, जो दूसरी जगह से आते हैं। माइग्रेंट्स कहते हैं मतलब मान लो अभी सीरिया वगैरह के अंदर लड़ाई हो रही है, वहां से कुछ लोग भाग के इंडिया आ जाए, वो माइग्रेंट्स कहलाएंगे, शरणार्थी बोलते हैं हिंदी में इसको, माइग्रेंट्स। तो अब उनका तो सब कुछ वहां था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ उन्हें गवर्नमेंट के भरोसे बैठना पड़ेगा। उन्हें क्या क्या अवेलेबल, इंडियन गवर्नमेंट क्या दे सकती है, कैसे उनको रखेगी, तो उन लोगों को फूड इनसिक्योरिटी होगी। तो माइग्रेंट कौन होते हैं? माइग्रेंट हु लेफ्ट देयर होम टाउन बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन सर्च ऑफ वर्क, आल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर पीपल होते हैं जिनके पास तो ना तो रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं वो। ऐसा ही हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था, बहुत सारे माइग्रेंट्स उधर गए थे, बहुत सारे इधर आए थे, उन लोगों की हालत सबसे ज्यादा खराब। फर्दर मैनी प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स and also children under age of 5 years are food insecure people. अब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, नर्स मतलब जिनको ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, और 5 साल से नीचे के बच्चे जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता, उनको सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी होती है। द सेकेंड नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS, conducted during 1998-99, estimating that approximately 11 crore women and children in India are food insecure. इंडिया के अंदर कम से कम 11 करोड़ औरतें और बच्चे ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर है, ठीक है। फिर आता है फूड इनसिक्योर रीजंस मतलब एरियाज। सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर एरिया कौन कौन से हैं? जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा आती है वो फूड इनसिक्योर एरियाज होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विच हाई लेवल ऑफ प्रॉपर्टी, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज, regions more prone to natural disaster consisted the large number of insecure people. मतलब वहीं सबसे ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज का खतरा होता है, वहीं पर जो लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर पीपल होते हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में जो गरीब लोग होंगे, जो छोटी छोटी दुकानें करके बैठे होंगे, जब वहां पर नेचुरल कैलेमिटी है, बाढ़ आई, सब कुछ आया, तो उनको फूड इनसिक्योरिटी, उनको खाना नहीं मिला होगा, काफी दिनों तक उन्होंने मेहनत की होगी, कुछ भी किया होगा, भूखे रहे होंगे, तो वो लोग फूड इनसिक्योर होते हैं। These states are eastern and southern part of the उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। साउथ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश के, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर फेमाइन भी आया था वेस्ट बंगाल के अंदर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के पार्ट, ये जो रीजन है ये ज्यादातर फूड इनसिक्योर, ठीक है। हंगर मतलब
भूखा भूखा रहना. It is another aspect which indicate the problem of food security. To create food security, current hunger should be removed and risk of future hunger should be reduced. फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो करंट हंगर है उसको खत्म कर दे, जो आज भूखा है उसको खाना मिल जाए, वो भूखा ना रहे, और फ्यूचर में भूखा रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए. दैट इज हंगर हैज टू डायमेंशंस, क्रॉनिक एंड सीजनल. क्रॉनिक होता है और सीजनल होता है. क्रॉनिक क्या होता है? It is a consequences of diet which is regularly inadequate in quantity and quality. This caused due to lack of income to buy food for survival. और क्रॉनिक हंगर का मतलब होता है कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, वो न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहा ड्यू टू लो इनकम, तो सही क्वालिटी का फूड नहीं खरीद पाता. Chronic hunger had reduced in rural area from 2.3% of household in 1983 to 0.7% in 1990 to 2000. अब जो क्रॉनिक हंगर है रूरल एरिया के अंदर, क्रॉनिक हंगर है जो पहले 1983 में 2.3% थी, वो घटकर 0.7% हो गई 2000 के अंदर. ठीक है. और अर्बन एरिया के अंदर जो ये 0.8% थी वो घटकर 0.3% हो गई ड्यूरिंग द सेम पीरियड. मतलब 1983 में वो 0.8% थी क्रॉनिक हंगर इन अर्बन एरियाज, वो कम होकर 0.3% हो गई 2000 में. ठीक है. फिर आता सीजनल हंगर. सीजनल हंगर क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू सीजनल साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. इट मोस्टली इफेक्ट द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इन. ज्यादा तो सीजनल हंगर जो होती है रूरल एरियाज के अंदर होती है. क्या होता है? जो रूरल एरिया होता है वहाँ 6 महीने तो खेती होती है, लेकिन 6 महीने खाली रहते हैं. 6 मंथ उनके पास काम होता है, खेती करते हैं, अच्छा खाते सब कुछ करते हैं, और 6 महीने उन्हें बिना काम के रहना पड़ता. तो वो सीजनल हंगर होगी, और ज्यादातर रूरल एरियाज के अंदर होती है. और उनके लिए होती है जो लैंडलेस, जिनके पास जमीनें नहीं है. जिनके पास जमीनें हैं वो तो फूड स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जो लैंडलेस है वो दूसरों की जमीनों पे खेती करते हैं. तो जिस समय काम कर रहे हो तो उस समय तो उनको पैसा आता है, लेकिन जिस समय काम नहीं होता तो पैसा आता नहीं उनके पास. तो वो लोग भूखे रहते हैं. जिनकी खुद की जमीनें हैं वो तो स्टोर कर लेते हैं. इन अर्बन एरियाज कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सफर फ्रॉम सीजनल हंगर व्हेन दे डू नॉट गेट. कैजुअल जैसे मान लो कोई फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया, बहुत सारे लोगों को लेबर को काम मिल गया. लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो लेबर क्या होगी? खाली होगी. अगर दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आया तो वो लेबर खाली है, तो उस समय वो बेरोजगार हो गए, तो वो हंगर का शिकार होंगे. दैट इज सीजनल हंगर इन अर्बन एरियाज. The proportion of household experiencing seasonal hunger in rural area has reduced significantly from 16.2% in 1983 to 2.6% in 1999 to 2000. मतलब जो सीजनल हंगर थी जो रूरल एरियाज के अंदर 1983 में 16.2% थी, वो घटकर 2.6% हो गई 2000 के अंदर. और अर्बन एरियाज के अंदर जो 1983 में 5.6% थी वो कम होकर 0.6% हो गई 2000 में. ठीक. तो ये तो हो गया क्रॉनिक हंगर और सीजनल. क्रॉनिक हंगर का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं मिलते, दैट इज क्रॉनिक हंगर. और सीजनल हंगर क्या होता है? कुछ टाइम के लिए उनके पास काम होता है, जिस टाइम काम नहीं होता उस टाइम उनको भूखा रहना पड़ता है. सीजनल हंगर. ठीक है. फिर मेजर ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. अब सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रॉपर हो उसके लिए क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं हम, क्या क्या उपाय हो सकते हैं. India is aiming the self-sufficiency in food grains since independence, has adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains. जब से भारत आजाद हुआ, जब से हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए. ठीक है. और उसके लिए कई सारे मेजर्स लिए भी गए, कई सारे उपाय किए भी गए हैं. तो पहला उपाय क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन. सबसे पहले क्या शुरू हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन. The Green Revolution during the late 1960s and early 1970 helped significantly to achieve this self-sufficiency in food grains. ने काफी हेल्प भी करी सेल्फ सफिशिएंसी को गेन करने के लिए. Although the success varied from region to region. अब हर एरिया में सेम सक्सेस नहीं थी, किसी एरिया में ज्यादा सक्सेस मिली, किसी एरिया में सक्सेस नहीं मिली. तो हर एरिया टू रीजन अलग था. इंदिरा गांधी एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय पर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, officially recorded the progress of green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled wheat revolution in July 1968. तो उन्होंने एक नया revolution शुरू किया, wheat revolution. कब? जुलाई 1968 के अंदर. The success of wheat was later replicated in rice. जब वो उसमें सफल हुए तो उन्होंने राइस के लिए भी ये प्रोग्राम चलाया
The highest growth rate of food production was achieved in the Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, which was 44.0.1 and 30.21 million ton in 2015-16. सबसे ज्यादा सफलता कब मिली, कौन कौन से एरिया में मिली? सबसे ज्यादा सफलता मिली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 44.01 मिलियन टन्स और मध्य प्रदेश में 30.21 मिलियन टन्स 2015-16 में। The total food grain production was 252.22 million tons in 2015-16 and it has changed to 275.68 million tons in 2016-17। एक साल के अंदर ये 252 से बढ़कर 275 मिलियन टन हो गई। Uttar Pradesh and Madhya Pradesh recorded significant production in wheat production, wheat which was 26.87 and 17.69 million ton in 2015-16 respectively। वीट के मामले में उत्तर प्रदेश ने 26.87 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया, जबकि मध्य प्रदेश ने 17.69 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया इन 2015 and 16। West Bengal and Uttar Pradesh recorded significant production of rice which was 15.75 and 12.51 million ton in 2015-16 और वेस्ट बंगाल ने राइस का जो प्रोडक्शन किया था 15.75 मिलियन टन और उत्तर प्रदेश ने 12.51 मिलियन टन प्रोडक्शन किया था 2015-16 के अंदर। ये तो आ गया मेजर ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। इसके बाद फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाता है? The green revolution was started in early 70s. Since the India has become self-sufficient in food grain due to the variety of crop grows. जितनी वैरायटी यहाँ पर क्रॉप की उगाई जाती है उससे क्या हुआ, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन के अंदर मिल गई। फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इवन इन एडवर्स कंडीशन हैज बीन एंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं भी होता है, प्रोडक्शन कम भी होता है, तो वहां पर भी गवर्नमेंट हमारी फूड सिक्योरिटी देने में कामयाब होती है। दिस सिस्टम कंसिस्ट बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है, दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है बफर स्टॉक, मतलब किसी ईयर में ज्यादा प्रोडक्शन किया तो स्टॉक कंजर्व कर लिया था, स्टोर कर लिया था नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि अगली बार प्रोडक्शन कम हो तो उसको दिया जा सके। और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कि लो प्राइस पर पुअर पीपल फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना, लाइक राशनिंग। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें बफर स्टॉक के बारे में लिखा है। बफर स्टॉक क्या होता है? इट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, चाहे वो व्हीट हो या राइस हो। इट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉर्म में एफसीआई। एफसीआई परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर ऑफ दोस स्टेट व्हिच हैव सरप्लस प्रोडक्शन। जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन होती है वहां से फूड ग्रेन खरीद लिया जाता है। फूड ग्रेन खरीद लेती है कौन? गवर्नमेंट खरीद लेती है, ताकि उसे मुसीबत के टाइम पे दिया जा सके। द फार्मर आर पेड अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है फॉर देयर क्रॉप्स, जिसको हम एमएसपी कहते हैं। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिक्लेयर करता है? द एमएसपी इज अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन टू गिव अ इंसेंटिव टू द फार्मर टू ग्रो मोर फ्रूट्स। अब ये फसल उगाने से पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि ये फूड प्राइस दिया जाएगा अगर तुम ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो, मोर प्रोडक्शन करोगे तो। उनको मतलब एज अ, जैसे क्या होता है ना, जो कंपनियां होती है इंसेंटिव देती है एम्प्लॉय को, तुम ज्यादा काम करोगे तो तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा। तो वैसे ही उनको फार्मर्स को पहले बोल दिया जाता, बताया जाता है कि तुम ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो तुम्हें इतना प्राइस एक्स्ट्रा मिलेगा, वो फूड ग्रेन हम ले लेंगे। ठीक है, तो वो फार्मर्स के लिए होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इज लाइक अ इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज। ठीक है, द परचेज फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन ग्रैनरीज एज बफर स्टॉक। मतलब अपने स्टोर्स के अंदर स्टॉक कर लिया था बफर स्टॉक के रूप में। दिस स्टॉक इज मेंटेन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन थ्रू पीडीएस, और इस फूड ग्रेन को पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बांटा जाता है कम प्राइसेस पे। इन द एरिया ऑफ कंट्री वेयर प्रोडक्शन इज लेस। उन एरियाज के अंदर जहां पर प्रोडक्शन कम होती है तो यहाँ बफर स्टॉक काम आता है। द बफर स्टॉक आल्सो हेल्प टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलेमिटी। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है या वेदर कंडीशन एडवर्स हो जाती है तो वहां पर ये बफर स्टॉक काम आते हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। अब आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक, ये तो बफर स्टॉक गवर्नमेंट ने कर लिया, उसको बांटने का जो तरीका होता है, उसको देने का जो तरीका होता है, वो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जा रहा है उसको। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट अमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनको पुअर सेक्शन को पहुंचाना पड़ता है। दिस सिस्टम ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी सिस्टम को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, पीडीएस।
PDS was strengthened in mid 1970s. इसको 1970s के मिड में स्ट्रेंथन किया गया था, बढ़ाया गया था आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ NSSO फॉर हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी. जब ज्यादा पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी के इंसिडेंस मिले, तब ये प्रोग्राम चलाया गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम तब चलाया गया था. 3 फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम वर इनिशिएटेड देन PDS का 3 फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम चले. ICDS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये 1975 में आया था. एंड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम FFW, ये 1977 और 78 में आया था. मतलब PDS के अलावा और भी दो हैं, एक है ICDS और दूसरा है FFW. ICDS का मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 1975 में, और FFW मतलब फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977 और 78 में. The FFW program now come under the National Food Security Act 2013, और जो FFW है वो आज की डेट में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर आता है. This act provide for the food and nutritional security and enable people to live a life with a dignity. अब ये एक्ट लोगों को मौका देता है ताकि उन्हें पूरा न्यूट्रिशन फूड मिल सके और एक अच्छी लाइफ वो डिग्निटी मतलब अपने हिसाब से जी सके. 75% of rural population and 50% of urban population are categorized as eligible household for food security. अब 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया गया है, हाउस होल्ड को, इन लोगों को इस फूड सिक्योरिटी के अंडर कैटेगराइज किया गया है. अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है राशनिंग उसी का एक पार्ट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है. द PDS ऑपरेट थ्रू राशनिंग. PDS किसके थ्रू ऑपरेट होता है? राशनिंग के थ्रू. The rationing system was introduced in India in 1940s. अब rationing system तो इंडिया के अंदर 1940 में ही आ गया. During the Bengal famine, जब बंगाल famine आया था तब rationing system आ चुका था. It was received in 1960 prior to Green Revolution. Green Revolution से पहले इसको priority दी गई. When the country was facing acute food shortage, जब country में food की shortage हुई, acute मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे acute food shortage होता है उसे, तो उस टाइम पे पब्लिक राशनिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ राशनिंग इज टू प्रोवाइड एसेंशियल आइटम एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस टू द पुअर्स, व्हिच इज कॉल्ड इशू प्राइस. अब ये उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस पर लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाए, और मेनली पुअर पीपल्स को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन लोगों को कम प्राइस पर, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर उन्हें फूड प्रोवाइड किया जाए, जिसे हम बोलते हैं इशू प्राइस. क्या बोलते हैं? इशू प्राइस. राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन एंड सिटीज. आज की डेट में देखें तो हर गांव में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, हर जगह राशन शॉप्स है. राशन शॉप्स आर आल्सो नोन एज, राशन शॉप को हम फेयर प्राइस शॉप्स के नाम से भी जानते हैं. देयर आर 5.5 लाख राशन शॉप्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर कम से कम 5.5 लाख राशन शॉप्स है. They keep stock of food grains, sugar, kerosene oil for the. अब इन पे क्या मिलता है? फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस और चीनी, शुगर मिलती है. और पहले तो कैरोसिन ऑयल, जब गैस नहीं आई थी तो पहले मिट्टी का तेल भी मिलता था, उसके लिए भी राशन की दुकान पे लाइनें लगा करती थी. लेकिन अब ये तो खत्म हो चुका है आज की डेट में, लेकिन अभी भी फूड ग्रेन्स और शुगर राशन की शॉप्स में मिलते हैं. फिर है टाइप ऑफ राशन कार्ड. राशन कार्ड के टाइप क्या क्या होते हैं? 3 टाइप के राशन कार्ड बनते हैं. 3 काइंड कौन से? पहला है अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल. जो गरीब से भी गरीब होते हैं उनके लिए अंत्योदय कार्ड बनाया जाता है. दूसरा है BPL कार्ड. BPL कार्ड उनके लिए बनाया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन. BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनके लिए कौन सा कार्ड बनता है? BPL. और बाकी जो बच जाते हैं उनके लिए APL कार्ड बनाया जाता है. ठीक है. In mid 1970, National Sample Survey Organization, NSSO का मतलब है National Sample Survey Organization, reported the high incidence of poverty level. Poverty level ज़्यादा था. Due to this, importance of food intervention program like integrated child development services and food for work programs are introduced. तो ये सारे programs introduce किए गए थे poverty को कम करने के लिए. Poverty alleviation program. Poverty alleviation program में क्या क्या आता है? PAPs बोलते हैं इनको हम. Are initiated mostly in rural areas. ज़्यादातर कहाँ होती है?
रूरल एरियाज के अंदर एंड आर एम टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर पीपल। उनका मेन एम होता है गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड कराना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ऑल्सो इनिशिएटेड अंडर पीएपीज दैट इंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय रेजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। और फूड सिक्योरिटी खाली खाना प्रोवाइड करा के नहीं, उनको इनकम प्रोवाइड कराकर भी फूड सिक्योरिटी देते हैं, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है। इसके बाद आता है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का करंट स्टेटस क्या है, आज की डेट में क्या चल रहा है। इन द बिगिनिंग द पीडीएस कवरेज वाज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। सबसे पहले जब पीडीएस आया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था, तो पुअर और नॉन पुअर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, सबको सबके लिए था। इन 1992 रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आरपीडीएस was stated in 1700 block of the countries। कंट्री के 1700 ब्लॉक्स के अंदर ही चला। प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ पीडीएस इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। एरिया जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पर लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड कराने के लिए। इन 1997 टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पहले था रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 1997 में आया। TPDS was introduced to target the poor in all areas। इनका मेन टारगेट क्या था, जितने भी एरियाज के अंदर पुअर लोग हैं उनको टारगेट करना कि उनको किस तरह से फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए विद अ लोअर इशू प्राइस ऑफ फूड ग्रेन फॉर देम कंपेयर्ड टू द प्राइस पेड बाय द नॉन पुअर पीपल। मतलब उन लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना कम प्राइस में, उससे कम प्राइस में, जो कि नॉन पुअर पीपल पॉवर्टी लाइन से अबव है, जिस प्राइस में उन लोगों को फूड मिल रहा है उससे कम प्राइस में पुअर पीपल्स को फूड प्रोवाइड कराना। तो ये था TPDS। फर्दर इन ईयर 2000 दो स्पेशल स्कीम चलाई गई, अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा अन्नपूर्णा स्कीम्स। अंत्योदय अन्न योजना मतलब AAY और अन्नपूर्णा स्कीम्स मतलब APS, ये लॉन्च की गई। अब अंत्योदय अन्न योजना क्या था, अंत्योदय अन्न योजना में इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000। ये कब लॉन्च की गई थी, 2000 में ये लॉन्च हुआ था। इट इज फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और ये गरीबों से भी गरीब लोगों के लिए था। Under this scheme, 1 crore of the poorest among the BPL family covered under the targeted public distribution system were identified। तो इसमें कम से कम 1 करोड़ पुअरेस्ट पीपल को टारगेट किया गया था कि हमें उनको खाना प्रोवाइड कराना कम से कम कीमतों पर अंत्योदय योजना के अंदर। ठीक है। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू अ बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे। एक सर्वे किया गया बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे, उसके अंदर उनको टारगेट किया गया पुअर पीपल्स को और उनको फूड प्रोवाइड किया गया। 25 kg of food grain were made available to each eligible family at high subsidy rate of ₹2 per kg for wheat and ₹3 per kg of rice। ₹2 किलो में गेहूं प्रोवाइड किया गया और ₹3 पर केजी में राइस प्रोवाइड किया गया, और हर फैमिली को कम से कम 25 kg। This quantity was increased from 25 kg to 35 kg from April 2002। अप्रैल 2002 में इस क्वांटिटी को बढ़ाकर 35 kg कर दिया गया। This scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh PPL family in June 2003। जून 2003 में 50 लाख परिवार और जोड़ दिए गए इसके अंदर। एंड इन अगस्त 2004 अंडर AAY अंत्योदय अन्न योजना के अंदर 2 करोड़ फैमिली कवर की गई। 2 करोड़ फैमिली को अंत्योदय अन्न योजना के अंदर लाया गया, उनको राशन में कम रेटों पर फूड प्रोवाइड कराया गया, फूड ग्रेन्स। इसके बाद आता अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम में क्या किया गया, इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2000 फॉर पुअर सीनियर सिटीजन। वो भी 2000 में दिसंबर 2000 में हुआ था। इसको 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया, किसके लिए, उन सीनियर सिटीजन के लिए जो गरीब थे। इट प्रोवाइड 10 kg ऑफ फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ। मतलब सीनियर सिटीजन, जो गरीब सीनियर सिटीजन को 10 किलो फूड ग्रेन पर मंथ फ्री में दिया जाएगा। एंड सिटीजन हु आर नॉट रिसीविंग द पेंशन, उन लोगों को जिनको पेंशन नहीं मिलती, उन बुजुर्ग लोगों को जिनको पेंशन नहीं मिलती, और हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम हैविंग फैमिली टू सपोर्ट देम। मतलब ऐसे पुअर बुजुर्ग जिनके ना तो कोई पेंशन मिलती है, ना कोई उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनको 10 kg फूड जो है फूड ग्रेन जो है प्रोवाइड कराया गया सर इसके अंदर अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर। मेरा प्रॉब्लम विद पीडीएस, अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके साथ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, इन स्पाइट ऑफ ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज एंड पाइलिंग ऑफ फूड ग्रेन इन FCI, पुअर पीपल फेस हंगर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट प्रॉपर।
अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। फूड ग्रेन आइदर रॉट और ईटन अवे बाय द रैट्स। अब जो फूड ग्रेन स्टोर किया जाता था उसको या तो चूहे खा जाते थे, अब एक जगह स्टोर कर लिया, प्रॉपर स्टोरेज नहीं है तो वहां पर चूहे आ जाते थे, तो चूहे फूड को खा जाते थे। दिस एड अ वेस्टेज एंड डिटेरियोरेशन इन फूड ग्रेन क्वालिटी। अब एक तो वेस्टेज हो रही है, अब उसको चूहे खा रहे तो उसके अंदर बीमारी भी पैदा हो रही है, क्वालिटी भी कम हो रही है। द शॉर्ट स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ज्यादा फूड स्टोर करना तो उसके अंदर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, और कोई जगह से दूसरी जगह ले जाने, कैरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कॉस्ट बढ़ती है। With the introduction of TPDS, 3 level of price are fixed for 3 different income groups. अब TPDS के अंतर्गत इसमें 3 अलग अलग प्राइस डिफाइन किए गए अलग अलग लेवल पर। The food pricing in ration shop for APL group is quite closer to market price. जो APL था उसका जो प्राइस था मार्केट प्राइस के आसपास था, मतलब मार्केट में 10 रुपए केजी मिल रहा था, उन्हें 29 का पर केजी में दे दिया। Due to this, they do not have incentive to buy from ration shop, which was resulted in massive piling of the food grains. अब क्या होता है, जब 1 रुपए का फर्क आता है तो लोग सोचते हैं लाइन लगाए को 9 में मिल रहा है 10 में नहीं लेते, तो उससे क्या हुआ, जो डीलर होते हैं उनको फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बाद माल प्रैक्टिस इन पीडीएस। माल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब भी होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, राशन की दुकानों पे आता है, फूड ग्रेन आता है, स्टोर कर लेते हैं, जो बांटना होता है उसका 50% गरीबों को देते हैं, बाकी 50% ब्लैक कर देते हैं, ये माल प्रैक्टिस है। PDS has become insufficient in many regions of the country because dealers running the ration shop are indulged in malpractices. अब 3 तरह की malpractices होती है। पहला था diverting the grain to open market to get better price, जो फूड ग्रेन उन्हें मिल रहा है ओपन मार्केट में बेच दिया अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। दूसरा सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन एट राशन शॉप। राशन शॉप पे वो ग्रेन दिया जाता है जो सबसे ज्यादा पुअर क्वालिटी का होता है, ठीक है, जिसके अंदर कूड़ा कचरा ज्यादा होता है। थर्ड है इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स। क्या होता है, कई बार शॉप ही खुलती है, तो इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स। ऑल दीज लीड टू ग्रेटर पाइलिंग ऑफ फूड ग्रेन इन एफसीआई एंड अनसोल्ड स्टॉक इन राशन शॉप। तो राशन शॉप में बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो जाता है। अब अदर प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम्स भी है। Some state producing surplus wheat and rice like Punjab, Haryana, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल वैसे तो गरीब एरिया में आता है, लेकिन कुछ एरिया में अच्छी फसल होती है, अच्छा चावल होता है। Put pressure on the government to raise the MSP। अब ये क्या होता है, गवर्नमेंट को प्रेशर डालते हैं कि वो MSP हमने पढ़ा था, MSP क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP था मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, जो गवर्नमेंट देती है एक्स्ट्रा फूड क्रिएट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन एरिया में ज्यादा फूड प्रोडक्शन होती है तो ये गवर्नमेंट प्रेशर डालते हैं MSP बढ़ाने के लिए। द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड ग्रेन बाय द गवर्नमेंट, फॉर दिस फ्रीजिंग ऑफ MSP इज सजेस्टेड टू अ मेजर। इसके लिए क्या है, अब उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, फूड ग्रेन को प्रोक्योर करने की अगर गवर्नमेंट MSP बढ़ाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सीरीज को फ्रीज किया जाता है। Increase in MSP of wheat and rice have induced farmer to divert their production to these food grains only। अब MSP जो मिलता है केवल चावल पे और गेहूं पे मिलता है, तो क्या करते हैं, किसानों को लालच होता है, वो इन्हीं का प्रोडक्शन करेंगे, तो बाकी चीजों का प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, बैलेंस खत्म हो जाता है। Thus ignoring the production of coarse grain which is staple food of the poor। अब जो बाजरा, ज्वार है, जो गरीबों के लिए अच्छा फूड है, वो बनना बंद हो जाए, उगना बंद होता है। The intensive utilization of water in rice cultivation has led to problem of environmental degradation and fall in water table, thus the threatening the agricultural development in the state producing the surplus food grain। अभी लालच में ज्यादा फूड ग्रेन तो उगाते हैं, लेकिन जब चावल होता है, चावल को ज्यादा पानी चाहिए, उससे क्या होता है, शॉर्टेज आती है फूड की, मतलब जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, और आगे आने वाले फ्यूचर में उस लैंड की जो उसकी लैंड की जो फूड ग्रेन कैपेसिटी होती है, मतलब जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। देयर आर रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव्स मतलब बड़ी-बड़ी जो कंपनी है उनका फूड ग्रेन में फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है। द रोल प्लेड बाय द कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री।
द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप टू सेल लो प्राइस गुड टू पुअर पीपल। अब कोऑपरेटिव्स क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, शॉप्स बनाती है कम प्राइस पे फूड ग्रेन प्रोवाइड कराने के लिए। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी फेयर प्राइस शॉप है जो तमिलनाडु में चल रही है, उसकी जो 94% जो है वो कोऑपरेटिव्स चलाते हैं। The example shown below the success story of cooperative in order to contribute to the food security in India. सबसे पहले इन दिल्ली में सबसे बड़ा एग्जांपल है मदर डेयरी का। इन दिल्ली मदर डेयरी इज मेकिंग प्रोग्रेस इन द प्रोविजन ऑफ मिल्क and vegetable to the consumer and controlled rate decided by the government of Delhi. Second है Amul. Amul is another success story of the cooperatives in milk and milk product from Gujarat. It has brought about white revolution in the country. ये इंडिया के अंदर white revolution का मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जब इंक्रीज हुआ। थर्ड है in Maharashtra Academy of Development Science ADS has facilitated a network of NGOs. उन्होंने एनजीओ का नेटवर्क बनाया फॉर सेटिंग अ ग्रेन बैंक इन डिफरेंट रीजन्स। एडीएस ऑर्गेनाइजर ट्रेनिंग अ कैपेसिटी एडीएस ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओस। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं एनजीओस के लिए। द एडीएस ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज्ड एज अ सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। तो जो द एडीएस ग्रेन बैंक जो है, ग्रेन बैंक प्रोग्राम है, इनको माना जाता है कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है फूड सिक्योरिटी के लिए।